ओके संतोष सर, आप स्टार्ट कर Good सकते हैं। evening to all of you. I am Santosh Kumar Misra. Today I am discuss about Bloom's taxonomy. Here is a two terms, Bloom taxonomy. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी समझने से पहले हम लोग समझते हैं ब्लूम्स थे कौन। तो ब्लूम्स एक क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ब्लूम्स वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्सोनॉमी दिया। तो टैक्सोनॉमी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity। यानी इन्होंने क्या किया कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इन्होंने क्या किया, डिवीजन किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, यानी टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। जब इसका इस क्लासिफिकेशन का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है, एजुकेशनल पर्पज से किया जाता है, तब इसका तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों के एक व्यवस्थित क्रम, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से संबंधित होता है। ठीक है, और यह व्यवस्थित क्रम सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए क्या होता, उपयोगी होता है। जिन्होंने इस टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, प्रायः जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें हम लोग जो इनका बेस्ड है वो 3H रूल्स पे डिपेंड होता है। 3H रूल्स थोड़ा हम समझते हैं। 3H रूल्स कहने का मतलब क्या है कि ब्लूम्स ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने 3H रूल्स दिया। 3H का मतलब होता है, फर्स्ट इज फॉर हेड, सेकंड हार्ट एंड हैंड। इट मींस इन्होंने जो टैक्सोनॉमी को 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित किया, जिसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि दिमाग, दिल और हमारे शरीर, ये 3 क्रमों के आधार पे इन्होंने अपने टैक्सोनॉमी को, अपने क्लासिफिकेशन को बताया, जिसे हम लोग शॉर्ट में 3H के रूल्स के रूप में जानते हैं। तो पहला हमारा जो 3H रूल है, उसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है टैक्सोनॉमी 3 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला है शैक्षिक सिद्धांत, दूसरा तार्किक सिद्धांत और तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य बेंजामिन बीएम ब्लूम ने किया था, जिस कारण ये हमारे जो टैक्सोनॉमी है, इनका योगदान सबसे ज्यादा, और इनके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन, प्रमुख रूप से हम इनके सिद्धांत को, इनके टैक्सोनॉमी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिनका उद्देश्य था शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। हम कैसे और किस तरह से आसानी से हम शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन्होंने बताया। तो इन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख वर्गों में सबसे पहले क्या किया, विभाजित किया, जिनमें पहला था कोग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन और कोग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का मतलब होता है ज्ञानात्मक पक्ष। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है क्या हो, तो ब्रेन रिलेटेड होता है, यानी हमारा ब्रेन इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इट मींस द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ each mental skills and acquisition of knowledge। यानी जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या है, तो मेंटल नॉलेज पे डिपेंड करता है, यानी ब्रेन डोमेन में शामिल होता है।
इसे हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, क्योंकि हम ज्ञानात्मक पक्ष जो भी सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो सारा काम हमारा क्या करता है, ब्रेन ही करता है। जो सीखते हैं, समझते हैं, ये सारे हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, भावात्मक पक्ष। ये जो इमोशंस होते हैं वो हमारा कौन करता है, फुलफिल करता है, तो वो हमारा हार्ट फुलफिल करता है। यानी उस पक्ष को सबसे ज्यादा, उस पक्ष को करने वाला जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कौन होते हैं, हार्ट। और थर्ड है हमारा क्रियात्मक पक्ष, यानी कोनेकोमोटर डोमेन। यानी जो हम एक्टिविटी एक्शन शो करते हैं वो सारे हमारे कौन करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी और हमारे जो हैंड, लेग, ये और भी हमारे फिजिकल बॉडीज हैं, वो सारे हम क्या करता है, वो इसमें शामिल होते हैं। तो फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन कहता है इस पक्ष में, जिन्हें हम ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम ने उद्देश्यों को ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन की श्रेणियों में विभाजित किया है। इन्होंने इसमें 6 ये तो स्टेप बताए, जिनमें इन्होंने ज्ञान को बताया, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन इन्होंने बताया। इनमें ज्ञान, बोध और प्रयोग को निम्न स्तर पे रखा गया है। यानी निम्न स्तर पे किसको रखा गया है, तो ज्ञान, बोध और प्रयोग। विश्लेषण तथा संश्लेषण को मध्यम स्तर पे रखा गया है। मूल्यांकन को, इवैल्यूएशन को उच्चतर स्तर पे माना गया है। तो जो हमारा लेवल है, सबसे पहले इसका जो हमारा लेवल था वो था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। ये जो था वो 1956 का था, लेकिन कुछ समय बाद 2001 में इस डोमेन को वर्ब के रूप में, जो पहले हमारा नाउन के रूप में था, उसे वर्ब के रूप में चेंज कर दिया गया। यानी उसमें कुछ चेंजिंग लाए गए, जिनसे उनका क्रम क्या हो गया, नॉलेज के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर हो गया, रिमेंबरिंग। कॉम्प्रिहेंशन के प्लेस पे अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस के जगह पे अप्लाई, एंड एनालिसिस के जगह पे एनालाइज, और सिंथेसिस के जगह पे इवैल्यूएट, एंड इवैल्यूएशन के स्तर पे क्रिएट हो गया। यानी जो हमारे नाउन के रूप में था 2001 में इसको चेंज किया गया और ये सारे को वर्ब फॉर्म लाया गया। अब इनमें लेवल जो हमारा है नॉलेज, नॉलेज कहने का मतलब जो हम रिसीव करते हैं। जैसे हम कहीं से जो भी हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम क्या होता है, जो हम सीखते हैं उसका क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। यानी उसको हम समझते हैं, जो हमें बताया जाता है उसे हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी ने बता दिया 2 + 2 = 4, तो ये तो हम रिमेंबर हो गया, नॉलेज हमें प्राप्त हो गया, 2 + 2 = 4। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, अपने इसको कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, यानी समझते हैं। हमारा माइंड क्या करता है, उसे समझने का प्रयास करता है और समझता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसका एप्लीकेशन होता है। अब उस समझे हुए कॉम्प्रिहेंशन मोड जो हमने फुलफिल किया, जो हमने समझा है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी एग्जांपल्स को, किसी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यानी हम क्वेश्चन सोल्व करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो हम सोल्व करने के तरीके अपनाए उसे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं और उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, इसे एनालाइज का मतलब होता है तोड़कर, ब्रेक करना। ब्रेक कर करके हम उसे समझते हैं और उसका यूज करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। यानी जो हम सीखे, अब तक जो हमने प्राप्त किया, उसे क्या करते हैं, हम कहीं आवश्यकता अनुसार उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड एट लास्ट इवैल्यूएशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जज करते हैं।
वो राइट है या रॉन्ग है। और इस तरह से हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो हमारा लेवल है, सबसे पहला लेवल जो नॉलेज है, जिसे हम ज्ञान के रूप में जानते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त, साधनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सभी वस्तुओं, सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी ओनली हम क्या करते हैं, नॉलेज रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद इसके क्षेत्र कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमारा जो एक्टिव वर्ब होगा वो क्या होगा, तो परिभाषा देना, कहना, सुनना, चुनना, सूची बनाना, मापन करना इत्यादि, ये सारे पक्ष इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या, समझना, व्याख्या करना, अनुवाद करना, अनुमान लगाना, ये सारे जो एक्टिव वर्ब्स हैं इनमें शामिल किए जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन हम सीखे हुए नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण करते हैं, यानी उसका अप्लाई करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज का चयन करना, निर्माण करना, गणना करना, परिवर्तन करना, ये सारे चीजों को हम इस एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। तीसरा है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर में जिसे हम एनालिसिस और सिंथेसिस को रखते हैं। विश्लेषण के द्वारा हम क्या करते हैं, तत्वों, संबंधों तथा सिद्धांतों को विश्लेषण करते हैं, उनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं, उनके सिद्धांत को विश्लेषण करते हैं। जैसे किसी चीज का छांटना, प्रदर्शन करना, प्रयोग करना, ये सारे जितने सारे डोमेन्स हैं जो हमारे पक्ष हैं वो हमारे विश्लेषण एनालिसिस से संबंधित होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस, यानी अद्भुत संप्रेषण योजना बनाना, यूनिक कम्युनिकेशनल स्किल डेवलप करना। जैसे किसी हम जो समझे, जो हमने नॉलेज प्राप्त किया, उसे क्या करना है, शॉर्ट में सारांश के रूप में हम लिखते हैं और या एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा सिंथेसिस के अंतर होता है। एट लास्ट उच्चतर स्तर, हायर लेवल में क्या होता है, तो इवैल्यूएशन को रखते हैं। इवैल्यूएशन के अंतर्गत क्या होता है, आंतरिक तथा बाह्य साक्षियों द्वारा निर्णय किया जाता है। जिसको हमने बताया जज करना, तो इसमें हमने जो सीखा, जो समझा, अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। जैसे किसी के बीच में तुलना करना, किसी का आलोचना करना, किसी को राइट या रॉन्ग प्रूफ करना, वो सही है या गलत है, किसी का व्याख्या करना, उचित ठहराना इत्यादि, ये सारे फील्ड को हम एक्टिव वर्ब्स इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब भावात्मक पक्ष, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है तथा रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा संवेगों से संबंधित उद्देश्यों। इस क्षेत्र के उद्देश्यों को ब्लूम ने 5 भागों में विभाजित किया। दिस इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज और मोटिवेशन etc। इसमें सबसे पहले जो 5 जो हमारे क्षेत्र हैं, जो 5 डिविजन्स हैं, जिनमें पहला है ग्रहण करना, रिसीविंग। अब इसमें क्या हम करते हैं, क्या सीखते हैं, तो क्रिया की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ फिनोमेना, विलिंग्स टू रिसीव फिनोमेना, क्रिया की प्राप्ति की इच्छा करना। इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं, तो हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे जो हमारे वर्ब्स हैं जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर्स में आपस में कुछ सेम नजर आते हैं, देखने में क्या होता है, समान नजर आते हैं, लेकिन वो जो हमारे क्या है, जो हमारे 3 लेवल्स हैं वो डिफरेंट है और कहीं ना कहीं कुछ सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए कहीं तीनों जो हमारे डिवीजन है उसमें कोई शब्द क्या है, इस जगह पे कॉग्निटिव में भी शामिल है, तो कोई क्या होता है हमारा अफेक्टिव में भी शामिल नजर देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिसीविंग के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी चीज को बताते हैं, पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, सूचना देते हैं, इत्यादि सारे एक्टिव वर्ब्स शामिल किए जाते हैं। सेकंड है रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया करना। अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रियाओं की इच्छा, विलिंग्स टू रिस्पॉन्ड, अनुक्रिया में संतोष,
सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स, यानी इस उद्देश्य के अंतर्गत, इस डोमेन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आंसर देना, उत्तर देना, विकास करना, लिखना, सहायता करना और प्रस्तुत करना इत्यादि एक्टिव वर्ब्स को शामिल किए जाते हैं रिस्पॉन्डिंग के अंतर्गत। थर्ड है हमारा वैल्यू मूल्य, अनुमूल्यन करना, मूल्य स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैल्यू, मूल्य की प्राथमिकता, प्रीफरेंस फॉर अ वैल्यू, वचनबद्धता, कमिटमेंट, ये सारे उपलब्धियां शामिल होते हैं। और इसमें कौन सी कार्य क्रियाएं की जाती हैं, तो इसके अंतर्गत स्वीकारना, भाग लेना, पहचानना, निर्णय लेना, पूरा करना, मिलाना इत्यादि क्रियाओं शामिल होते हैं। फोर्थ, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मूल्य की अवधारणा के बारे में सीखना, मूल्य की अवधारणाओं को समझना, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, मूल्य क्रम की व्यवस्था को समझना। और इस व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम जो एक्टिव वर्ब शामिल हैं, जो कार्य क्रियाएं शामिल किए जाते हैं, जैसे क्रमिक रूप देना, किसी का सीरीज बनाना, आदेश करना, समायोजन करना, समायोजित बनाना, ये सारे जो कार्य क्रियाएं हैं शामिल किए जाते हैं। ये जितने सारे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट मूल्य समूह का विशेषीकरण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू कॉम्प्लेक्स, इसके अंतर्गत कौन सी उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, तो सामान्य समूह, जनरलाइज सीट और विशेषीकरण को शामिल किया जाता है। इस दौरान जो हम कार्य क्रियाएं करते हैं, जो वर्ब से जाते हैं, किसी क्वेश्चन को, किसी प्रश्न को सोल्व करना शामिल है, हल करना, दोहराना, अभ्यास करना, विकसित करना आदि क्रियाएं शामिल किए जाते हैं। जो और हमारा जो तीसरा जो पक्ष है, तीसरा भाग जो हमारा है उद्देश्य, वो क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य क्षेत्र, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। यानी जो साइकोमोटर है वो किससे संबंधित होता है, तो हमारे बॉडी से, हमारे हैंड से, जिसे फर्स्ट में या स्टार्ट में बताए कि 3H रूल्स फॉलो किया जाता है, जिस रूल को कई सारे जो हमारे फेमस लीडर हैं, जो हमारे लिए काफी महान, जिनको हम महान की श्रेणी में रखते हैं, जैसे गांधी जी, वो सारे भी क्या करते थे, इस रूल को फॉलो करते थे। तो इस क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से संबंधित होता है। क्रियात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर को हम निम्न 6 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें कौन है, तो उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण करना, संयोजन जिसे कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, स्वाभिकरण तथा आदतों का निर्माण करना। ईजे सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को 5 स्तरों में विभाजित किया है। पहला क्या है, तो परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। इसमें कौन सी उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं, तो इसमें जो परसेप्शन है, इसके अंतर्गत वर्णनात्मक स्तर, संक्रमण काल की स्थिति और व्याख्यात्मक स्तर को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत, इस उपलब्धि के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती हैं, वो किसी चीज का जैसे निर्माण करना, चित्र बनाना, एक क्रिया को शामिल करते हैं। सेकंड, व्यवस्था से, इसमें क्या होता है, तो मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और संवेगात्मक स्तर से संबंधित उपलब्धियां को शामिल किया जाता है। जैसे किसी का प्रारूप तैयार करना, किसी के बारे में विस्तार से उसके रूटीन को बनाना, ये सारी क्रियाएं इसमें शामिल किए जाते हैं। तीसरा पक्ष हमारा है निर्देशात्मक अनुक्रिया, जिसे हम लोग गाइडेड रिस्पॉन्स
के नाम से जानते हैं, यानी निर्देशात्मक अनुक्रिया, जो निर्देश के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जटिल कौशल वाली क्रियाओं पर बल देना। इसके अंतर्गत कौन से क्रियाएं की जाएंगी? तो पहचानना, किसी चीज को पहचानना। हमने जो सीखा है उससे हम क्या करते हैं, हम हमारा जो ब्रेन है वो किसी चीज को जो हमने पहले देखा है, जो पहले हमने सुना है, उसको क्या करता है हमारा ब्रेन, सबसे पहले जब उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है तो अंडर स्टोर जो उसके स्टोरेज है वहां से क्या करता है, वो कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करके वो क्या कहता है, एट ए टाइम रिजल्ट देता है, ये वस्तु को पहले हमने देखा और ये वस्तु का नाम क्या है, ये नाम है, या कोई अदर जो भी हम थिंग्स देखते हैं उसके बारे में वो हमें कंपैरिजन करके एट ए टाइम बताता है। फोर्थ है कार्य, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? तो आत्मविश्वास और कौशल का विकास। इसके परिप्रेक्ष्य जो हम लोग उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं, वो क्या आत्मविश्वास के बारे में और कौशल का विकास कैसे हो इसके बारे में समझते हैं। और इसके अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मरम्मत करना और अभ्यास करना, एक्सरसाइज सोल्व करना, ये सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। एट लास्ट, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। इसमें जो उपलब्धियां होती है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर होता है। ये जो हमारा डोमेन है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर, जटिल कार्य करने की क्षमता और का विकास करना, और इसके अंतर्गत हम जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसको सोल्व करने की क्षमता का क्या करते हैं, विकास करते हैं, डेवलप होता है। जैसे जोड़ना, सृजन करना, बदलना, पता लगाना आदि सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से ब्लूम्स ने हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वो उन्होंने अपने उद्देश्य एक टैक्सोनॉमी दिया, एक वर्गीकरण दिए, जिसके आधार पे हम सभी अपने एजुकेशन को, अपने शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छी तरह से हम और बच्चे को भी बता सके, उसमें उनको विकास हो, उनका कैसे विकास हो, उनको समझा सके, उनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हो उसके बारे में बता सके। एक टैक्सोनॉमी के माध्यम से हम उनके द्वारा उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। That's over. Shyam sir, that's over. Okay, sir. Anybody have any questions? Thank you, sir. Thank you, sir. No any questions, sir? Thank you, sir. Thank you. Well done, sir. Okay, then we are closing this session now. Okay, sir.